हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने फ्लावर के जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट उसको डिस्कस कर लिया है और इसके बाद में हमने पोलिनेशन जो प्रोसीजर कैसे होता है उसमें कौन कौन से एजेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एबायोटिक में विंड और वाटर और बायोटिक में जो एनिमल्स रोल प्ले करते हैं, उन सब को हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। टॉपिक की हेडिंग में दो टर्म है, एक है पोलन और एक है पिस्टल। दोनों टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। देखो बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम समझ रहे हैं, तो इस चैप्टर को समझने से पहले अगर आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर समझ में आ जाती है तो चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइट होती है वो फ्लावर होता है। तो ये फ्लावर का थैलेमस वाला पार्ट है। इसके अलावा ये पार्ट वो होता है जिसके थ्रू वो किसी ब्रांच या स्टेम पे जो है वो अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। ये जो थैलेमस वाला पार्ट है इसी पर मॉडिफाइड लीव्स लगी होती हैं। तो इसमें 4 वर्ल होते हैं फ्लावर में। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल को हम बोलते हैं कैलिक्स। उसके बाद में जो सेकंड वर्ल होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। जो थर्ड वर्ल होता है वो मेल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम और एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। इसी तरीके से जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम और एक यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल। तो ये जो पिस्टिल टर्म है ये फीमेल पार्ट को यहाँ पे डिनोट कर रही है। और जो पोलन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। मतलब ये जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट में अगर हम देखें तो ये होता है फिलामेंट पार्ट और ये होता है एंथर वाला पार्ट। तो जो एंथर वाला पार्ट है यहीं पर सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट टर्म का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट बनेंगे। तो इस टर्म से पहले मेल लिख रखा है, तो मेल गैमेटोफाइट मतलब जिसमें मेल गैमेट बनेंगी। तो ये मेल गैमेटोफाइट होता है बेटा पोलन। और पोलन के अंदर जो है वो बनते हैं मेल गैमेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दोनों टर्म मैंने समझा दी। पिस्टिल होती है फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, जो कंप्लीट फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल या फिर कार्पल बोलेंगे। और जो पोलन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब इसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो जब मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया तो एंथर जब फटता है तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो इसके बाहर निकलेगा और इस मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट, या फिर बाद में बनेंगे जब वो पिस्टिल पर आ जाएगा। ये कहानी क्या हुई? पोलन जो है या तो 2 सेल्ड कंडीशन में एंथर से बाहर निकलता है या फिर 3 सेल्ड कंडीशन में एंथर से बाहर निकलता है। 2 सेल्ड का मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन है उस पोलन में 2 सेल प्रेजेंट है। एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। अगर 2 सेल कंडीशन में बाहर निकला है पोलन, तो जैसे ही वो पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे आएगा, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है इस पर जैसे ही पोलन आएगा, वो जैसे ही इंटरेक्शन हुआ और इस पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट ने ये समझ लिया कि मेरी ही स्पीसीज का पोलन है और ये कंपेटिबल है, जर्मिनेशन हो सकता है। तो इस पोलन के जो जर्म पोर वाला पार्ट होता है, जर्म पोर क्या होता है? पोलन में जो आउटर सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं एक्साइन और उसमें प्रेजेंट होती है स्पोरोपोलेनिन। अब जहां जहां ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर। इस जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी और इस पोलन में जो भी मटेरियल है वो इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो अगर पोलन में 2 सेल प्रेजेंट है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, तो जैसे ही पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू अपने आप को ग्रो करती रहती है, उस टाइम में जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होता है और एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। इस तरीके से कंडीशन हो जाती है 3 सेल्ड। एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल और 2 हो गए मेल गैमेट। गैमेट जो है वो सेल ही है। और अगर 3 सेल्ड कंडीशन में पोलन जो है वो एंथर से बाहर निकला है, 3 सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट पहले से ही बन के तैयार हैं, तो उस कंडीशन में जब ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है स्टाइल वाले पार्ट से, उस टाइम उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। समझ में आ गई बात मैंने क्या समझाया है?
तो ये कहानी होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये टर्म्स जो हैं उनको तो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो एक बात समझो, फीमेल पार्ट पे पोलन जब आता है तो ये फीमेल पार्ट का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा में और इस पोलन में कुछ कुछ बातें होती हैं, और वो जो बातें हैं वो केमिकल बातें हैं। मतलब इस पोलन के ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है, यहाँ पर स्टिग्मा पर जो उनमें इंटरेक्शन होता है, तो अगर ये सिमिलर स्पीसीज का पोलन और सिमिलर स्पीसीज की स्टिग्मा है तो ये जनरेशन करवाने देगी। एक कहानी में पोलन के जर्मिनेशन को स्टिग्मा और रोकती है। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, ओटोगेमी को रोकते हैं। ओटोगेमी क्या होती है, एक ही फ्लावर का जो मेल पार्ट है वहां से पोलन निकले और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आ जाए, इसको बोलते हैं ओटोगेमी। तो बहुत सारे प्लांट इसको रोकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन हो, सेम स्पीसीज का पोलन दूसरे प्लांट से आए, ताकि टाइम के साथ में प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे वेरिएशन जो हैं वो देखने को मिले। तो कंडीशन दो तरीके की हो गई, अगर पोलन अदर स्पीसीज का है और अगर ओटोगेमी हो रही है तो स्टिग्मा जो है वो ग्रोथ नहीं होने देती। इन दो चीजों को इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर इनकम्पेटिबिलिटी है तो पोलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन हो गया तो उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये खूब सारे पोलन इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे आए हुए हैं, एक ने जर्मिनेट किया और जो हैं वो या तो जर्मिनेट ही नहीं हुए, और अगर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो भी गया, जर्मिनेट हो भी गए, तो पोलन ट्यूब को ग्रोथ नहीं होने दे रही। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो स्टिग्मा है उसमें पावर होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज करे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके केमिकल इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर पोलन का जर्मिनेशन होने दे या फिर नहीं होने दे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं कि ये इंटरेक्शन जो है वो कैसे होता है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma। देखो पोलिनेशन क्या होता है, मेल पार्ट से मेल गैमेटोफाइट निकले और फीमेल पार्ट पे आ जाए, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन में भाई इस अर्थ पे बहुत सारे प्लांट हैं, और जो पोलन है वो जैसे ही अंतर फटता है बाहर निकलते हैं, और फिर वो या तो एबायोटिक के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू अगर उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें कोई ये थोड़ा है कि पोलन को ये पता है कि मुझे इस स्टिग्मा पे नहीं जाना। वो तो जहां भी उसको लैंडिंग साइट मिलेगी, चाहे सोइल मिले, एयर मिले, वाटर मिले, वहीं पर जाकर के लैंड हो जाएगा। तो ये तो फिर कहानी किसके ऊपर, ये पावर तो आ जाती है किसमें, जो स्टिग्मा है उसमें पावर आ जाती है कि अगर सेम स्पीसीज का है तो जर्मिनेट होने देंगे, नहीं तो नहीं जर्मिनेट होने देंगे। तो पोलिनेशन जो प्रोसीजर होता है जिसमें मेल गैमेटोफाइट पोलन जो है वो स्टिग्मा वाले पार्ट पे आता है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सही पोलन जो है वो कहां पर आए, स्टिग्मा वाले पार्ट पे आए। प्राय हम ये देखते हैं कि अगर गलत टाइप का पोलन आ गया है, आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, या तो आए दूसरी स्पीसीज से या फिर ऑटोगेमी कर रहा हो, सेम ही प्लांट से देखने को मिले। और सेम प्लांट से जब होता है तो मैंने बताया कुछ प्लांट जो है उसको जर्मिनेट नहीं होने देते, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये ऑटोगेमी रोकने का एक प्रोसीजर होता है जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन आ गया, देखा है अभी फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि पोलिनेशन गारंटी नहीं देता। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि स्टिग्मा पर या तो गलत टाइप का पोलन आ गया दूसरी स्पीसीज का, या फिर सेम प्लांट का जो है वो पोलन आ गया, तो ये पोलन भी स्टिग्मा पर आ सकते हैं। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or of the wrong type, incompatible। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई पोलन तो आ गया, उसमें तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस पोलन का जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये पिस्टल डिसाइड करती है, जो फीमेल पार्ट होता है ना वो डिसाइड करता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है कि पिस्टल के पास में पावर है कि पोलन का जर्मिनेशन हो या फिर ना हो। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events। अगर सही तरीके का पोलन आ गया, सेम स्पीसीज का पोलन आ जाए और दूसरे प्लांट से आ जाए, ठीक है, जहां पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है वहां तो सेम प्लांट का भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट जो है अगर उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, खुद के फ्लावर का पोलन आए तो वो जर्मिनेट ना करने दे, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, रोक देगा, और अगर दूसरे प्लांट से आ रहा है तो फिर वो जर्मिनेट होने देगा।
और दूसरी स्पीसीज का है तो जर्मिनेट नहीं होने देगा, खुद की स्पीसीज का है तो जर्मिनेट होने देगा पिस्टिल वाला पार्ट। तो अगर कंपेटिबल पोलन आ गया मतलब सेम स्पीसीज का, और अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो दूसरे प्लांट से, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है खुद के फ्लावर से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही ये रिकॉग्निशन होता है वैसे ही पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट होते हैं ये चीजें जो हैं वो फर्टिलाइजेशन की तरफ चीजों को लेकर के जाती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। फर्स्ट जो है इसमें स्टिग्मा पर जो पोलन जर्मिनेट हो रहे हैं उनको दिखा रखा है। यहाँ पर ये जो सेकेंड डायग्राम में आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर नीचे डायग्राम के नीचे ये सारी चीजें देखो समझा रखी है, ए में क्या है, बी में क्या है। तो बेटा अगर आप किसी एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है उनकी लेबलिंग, उन डायग्राम के नीचे जो है वो क्या कहानी लिख रखी है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। थर्ड में देखो इसका एलएस दिखा रखा है, मतलब एक फीमेल पार्ट है उसका एलएस जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसको कट किया और फिर उसमें दिखा रखा है कि कैसे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टाइल पार्ट है, इसके थ्रू पोलन आई, और जब भी पोलन ट्यूब जो है वो एक ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है तो एम्ब्रियो सैक का जो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल पार्ट है उसी से यहाँ पर एंट्री करेगी, और एंट्री करके जो है वो सबसे पहले जो दो सिनर्जिड जो होते हैं एग एपरेटस में, उसमें से किसी एक के साइटोप्लाज्म में अपने मटेरियल को डाल देती है पोलन ट्यूब। तो मटेरियल क्या है, एक तो होता है वेजिटेटिव सेल उसका न्यूक्लियस, तो ये तो डिजनरेट हो जाएगा, बचे दो मेल गैमेट, तो दो मेल गैमेट जो हैं वो डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए एक मेल गैमेट जो है ये है और एक ये रहा, एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमेट जो है वो दो सेंट्रल सेल के जो दो न्यूक्लियस है उनके साथ फर्टिलाइज करेगा। तो जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज करेगा तो पहले से दो न्यूक्लियस है N+N और एक नेक्स्ट आ गया तो 3N ट्रिप्लोइड कंडीशन बन गई, और ये जो सेल है जो सेंट्रल सेल वो आगे चल करके एंडोस्पर्म बनाएगी, और एक मेल गैमेट और जो एग सेल का न्यूक्लियस है वो दोनों N+N कंडीशन हो गई, तो ये आगे चल करके 2N जाइगोट बनाएगी, और यही जाइगोट जो है वो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगी, इस एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी होती है। इफ द पोलन ऑफ द रोंग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। तो अगर गलत टाइप का पोलन आ गया, दूसरी स्पीसीज का पोलन आ गया तो पिस्टल रिजेक्ट कर देती है उसका जर्मिनेशन। किस तरीके से, या तो जर्मिनेशन ही नहीं होने देगी स्टिग्मा पर, या फिर स्टाइल में पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। बोला गया है कि पिस्टिल में जो एबिलिटी है ना पोलन को पहचानने की, कि उसने पोलन को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, ये रिजल्ट होता है पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग का। रेगुलर जो है वो जैसे ही पोलन आया वैसे ही पिस्टिल ने और पोलन ग्रेन के बीच में डिस्कशन हुआ, केमिकल जो है वो मैचिंग हुई, तब अगर ये देखने को मिलता है कि सब कुछ सही है तो ही जर्मिनेशन होता है। This dialogue is mediated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। ये जो डायलॉग होता है ना इसमें केमिकल होता है, पोलन जो होता है उसके ऊपर केमिकल लगा होता है, उस केमिकल को रिकॉग्नाइज करती है पिस्टिल कि हाँ भाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस केमिकल को रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो उसके जर्मिनेशन को अलाउ करती है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। हाल फिलहाल के सालों में ये देखा गया है कि बोटनिस्ट जो हैं वो ये पोलन और पिस्टिल के जो कंपोनेंट है वो इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और ये जो इंटरेक्शन होता है रिकॉग्निशन का, एक्सेप्टेंस का, इन सब को हाल फिलहाल में जो बोटनिस्ट हुए हैं उन्होंने स्टडी किया है। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through
वन ऑफ द जर्म पोर। बोला गया है कि कंपेटिबल पोलिनेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा वाले पार्ट पे और एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू? जर्म पोर के थ्रू, वन ऑफ द जर्म पोर। ये बात क्यों बोली गई है? क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है आउटर सेल वॉल को एक्साइन बोलते हैं। ये एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन से बनती है। तो जहां जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उस एरिया को बोल देते हैं जर्म पोर। तो ये जर्म पोर जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक ही जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी, ऐसे नहीं हर जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल गई। ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही जो पोलन ग्रेन में जो कंटेंट है वो सब कुछ पोलन ट्यूब में आ जाता है। Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू अपने आप को ग्रो करती है और फिर ओवरी पर पहुंचती है। You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. हमें जब हमने मेल पार्ट पढ़ा था तब हमने समझा था कि जो 60% जो प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड कंडीशन में बाहर निकलता है और जो 40% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें थ्री सेल्ड कंडीशन में बाहर निकलता है। टू सेल समझ गए, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। जब ये स्टाइल वाले पार्ट से पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होती है उस टाइम में जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होगा और दो मेल गैमेट बनाएंगी। यहाँ पे पहले से डिवीजन हो रखा है तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। In such plants, the generative cell divide and form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. ऐसे प्लांट्स में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी माइटोटिकली और दो मेल गैमेट बनाएगी। जब स्टिग्मा में पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही थी, जब स्टिग्मा में पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान in plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. ऐसे प्लांट जिनमें पोलन जो है वो थ्री सेल्ड कंडीशन में बाहर निकलता है वहां पर पोलन ट्यूब जो है वो शुरुआत से ही दो मेल गैमेट कैरी करती है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। पोलन ट्यूब ओवरी पर जब पहुंचती है तो ओव्यूल के अंदर वो एंट्री करेगी माइक्रोपाइल के थ्रू और उसके बाद में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंट्री करती है सिनर्जिड के थ्रू थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। एक्चुअली क्या होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें तीन तो होते हैं एंटीपोडल्स और यहाँ पे ये दो होते हैं बेटा सिनर्जिड और ये होती है एग सेल और ये सेंट्रल में जो सेल है उसको सेंटर सेल और इसमें जो न्यूक्लियस है उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो सिनर्जिड है ना ये दोनों जो सिनर्जिड है इनमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें केमिकल भरा होता है और ये केमिकली जो है वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये बस्ट आउट होंगे, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे और फिर एक सिनर्जिड में पोलन ट्यूब जो है वो अपने मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of the pollen tube. बहुत सारी स्टडीज में बात सामने आई है कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो प्रेजेंट है कहाँ पर? सिनर्जिड में, माइक्रोपाइलर पार्ट पे ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together referred as the pollen pistil interaction. पोलन जो है वो स्टिग्मा वाले पार्ट पे आया, उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और फिर जो है वो ओवरी में पहुंचा और ओवरी में पहुंच करके जब उसने ओव्यूल में एंट्री की, ये सारे इवेंट्स जो होते हैं इन सबको मिला करके बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सेम बात आप जब समरी में पढ़ते हो चैप्टर के तो वहां पे जो ओव्यूल है उसकी जगह एम्ब्रियो सैक टर्म दे रखी है। हाँ तो हमें पता है ना पोलन ट्यूब ओव्यूल के भी अंदर कहाँ पहुंचती है? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में। तो पोलन का आना, पोलन का जर्मिनेशन करना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, फिर ओवरी में जो ओव्यूल है और ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंट्री करना, इन सारे इवेंट्स को बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर
Pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. ये सारी चीजें हम पहले ही पॉइंट आउट कर चुके हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें पोलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद में या तो उसको प्रमोट किया जाएगा कि जर्मिनेट कर लो और या फिर उसको इनहिबिट किया जाता है. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids. अच्छा, ये जो नॉलेज है कि पोलन आया उसमें कौन सा केमिकल लगा हुआ है उसके बेसिस पे इंटरेक्शन हुआ, तो जब इसको ब्रीडर इस चीज को हम अच्छे से पहचान लें, ये नॉलेज को हम ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. जो पोलन है दूसरी स्पीसीज का भी हम ला करके उस पर अगर सेम केमिकल को डिपोजिट कर दिया जाए तो स्टिग्मा जो है वो पिस्टिल का स्टिग्मा वाला पार्ट उसको रिकॉग्नाइज कर ले, जर्मिनेशन हो जाए और इससे हम क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड जो है वो बना सकते हैं. दो अलग अलग स्पीसीज के पोलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन करवा करके दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम एक नया जो है वो स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से स्टडी किया जाए तो प्लांट में नई स्पीसीज डेवलप करने में हम इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें एक एक्सपेरिमेंट सिखाया गया है कि आप पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम, विंका, इनके पोलन को आप लो, एक ग्लास स्लाइड पे आप उनको डालो और फिर उस पर शुगर का सॉल्यूशन डाल दो. तो आप देखोगे कि 15 टू 30 मिनट्स के बाद में जो है जब आप इस कंडीशन को, जब आप इस एक्टिविटी को लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन से बाहर आ गई है. तो ये आपने जो स्टडी की उसका यूज करके आपने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो यही बात हमें इससे पहले जो पैराग्राफ पढ़ा उसके लास्ट में समझाई गई है कि अगर हम इस नॉलेज को अच्छे से इकट्ठा कर लें तो हम प्लांट हाइब्रिड बना सकते हैं. A breeder is interested in crossing different species. Different species का मतलब एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़, दोनों में जो है वो क्या हो जाए, इंटरेक्शन करवा दें. अगर हम इस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को अच्छे से स्टडी कर लें तो ब्रीडर हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हम क्रॉसिंग करवाएं. एंड ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज. और ब्रीडर जो है वो इस नॉलेज का यूज करके दो अलग अलग स्पीसीज के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है उनको एक नई स्पीसीज में ग्रो कर सकता है, या फिर माम के ही दो वैरायटी है उन दोनों के बीच में क्रॉस करवा करके एक नई डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ में एक नई वैरायटी जो है उसको डेवलप किया जा सकता है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, ये जो प्रोसीजर है ना कि दो अलग अलग स्पीसीज या एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी के बीच में क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, तो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही आप समझ रहे होंगे, आर्टिफिशियल मतलब जो चीज नेचुरल नहीं हो रही, जो आर्टिफिशियल ह्यूमन अपने लेवल पे करवा रहा है, मैन अपने लेवल पे करवा रहा है. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करवाया जाता है, मैन अपने लेवल पे जो पोलन ग्रेन्स है उनको चुनता है और जो फीमेल पार्ट है जो फ्लावर को फीमेल की तरह यूज करेगा उसको भी चुनता है. मेल पार्ट से पोलन लेगा, फीमेल पार्ट को पहले कवर करके रखेगा ताकि अदर पोलन उस पर ना आए, जो डिजायर्ड वो पोलन चाहता है उसी को उस पर डाले. फिर जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा फीमेल पार्ट उस पर डस्टिंग करेगा और फिर उसको दोबारा से कवर कर देगा, फिर पॉलिनेशन होने देगा, फिर फर्टिलाइजेशन होने देगा, फिर पोलन का जर्मिनेशन होने देगा, पोलन जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा और फिर उसमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सीड का, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और फिर उसमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स उस सीड में देखे जा सकते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के जो मेजर अप्रोच हैं उनमें से एक होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. अब ये जो हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं दो अलग अलग प्लांट के बीच में, तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि पोलिनेशन के लिए जो हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उन्हीं का यूज करें. पहले से डिसाइड कर ले कि इस प्लांट का मुझे जो है वो पोलन यूज करना है और इस प्लांट को मुझे फीमेल की तरह यूज करना है. एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन.
और जो जिस प्लांट को हम फीमेल की तरह यूज कर रहे हैं उसका जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको हम कवर करके रखें, ताकि उसके ऊपर दूसरे पोलिनेशन के प्रोसीजर के थ्रू जो है वो दूसरे अनडिजायर्ड पोलन ना आए। तो स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, मतलब अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, और डिजायर्ड जो पोलन है उसको हमें ढूंढना होगा। ये चीजें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करती है। दिस इज अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये जो प्रोसीजर है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें दो प्रोसीजर काम आते हैं, एक तो इमस्कुलेशन और एक बैगिंग टेक्निक। इमस्कुलेशन क्या होता है, जिस प्लांट को मैं फीमेल की तरह यूज कर रही हूँ तो उस फ्लावर में अगर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, तो उसका पोलन फीमेल पार्ट पे आ सकता है। बड स्टेज में ही हम उसके मेल पार्ट को रिमूव कर दें, इस प्रोसीजर को बोलते हैं इमस्कुलेशन। और फीमेल पार्ट को कवर कर देना ताकि अनडिजायर्ड पोलन उस पे ना आए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैगिंग। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब समझ गए, दोनों टाइप के, मेल और फीमेल। Removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary। तो एंथर फटने से पहले ही, तो उसमें मेल पार्ट, मेल गैमेटोफाइट निकले पोलन ग्रेन, उससे पहले ही बड स्टेज में ही जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made of butter paper। ये जो फिर फीमेल पार्ट बचा उस फ्लावर में उसको कवर कर दिया जाता है एक सूटेबल साइज, ऐसा नहीं बिल्कुल साइज फीमेल पार्ट का बड़ा है और उसको छोटे से कवर में कवर कर दिया ताकि वो ग्रोथ ही ना कर पाए, तो एक सूटेबल साइज का बटर पेपर लिया जाता है और उससे उसको कवर कर दिया जाता है ताकि स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से बचाया जाए, मतलब अनडिजायर्ड पोलन जो है वो ना आए with unwanted pollen। This process is called bagging। When the stigma of bagged flower attains receptivity, जिस फ्लावर को हमने बैगिंग किया है जब वो रिसेप्टिव हो गया, मतलब मैच्योर हो गया, तब मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। तब क्या किया जाता है, जिस प्लांट को हमने मेल की तरह यूज किया है उसके पोलन को इकट्ठा किया जाता है और जो फीमेल पार्ट हमने कवर कर रखा है उसको, उस बटर पेपर को हटा करके उसके स्टिग्मा पर हम डस्टिंग कर देते हैं उनकी, और फिर उसको दोबारा से कवर कर देते हैं। एंड द फ्लावर्स आर रीबैक्ड, ठीक है, और दोबारा से कवर कर दिया। फिर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट जो है उसका डेवलपमेंट होगा। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर जिसको हमने फीमेल की तरह यूज कर रहा है जिस प्लांट को, अगर उसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही बनता है, तब वहां पे इमेस्कुलेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां तो मेल पार्ट तो है ही नहीं। तो मेल पार्ट को ही तो हटा रहे थे हम, एंथर को ही तो हटा रहे थे जहां पर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो फिर इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन बैगिंग की तो अभी भी जरूरत है क्योंकि अनडिजायर्ड पोलन तो अभी भी आ सकते हैं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड फ्लावर ओपन, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही जो फीमेल फ्लावर है उसको बैगिंग कर दिया जाता है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब पोलिनेशन जो है वो करवाया जाता है डिजायर्ड पोलन के थ्रू और फ्लावर को दोबारा से रीबैग्ड कर दिया जाता है। पोलिनेशन हो गया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा पर आ गया, उसका जर्मिनेशन हो गया। अब जर्मिनेशन होने के बाद में पोलन ट्यूब जो है वो पहुंच गई एम्ब्रियो सैक में, पहले ओवरी में पहुंची, फीमेल पार्ट जो है उसका ये जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है इसको ओवरी बोलते हैं, ओवरी में होता है ओव्यूल और ओव्यूल में बनता है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में होता है फीमेल गैमेट। तो यहाँ तक पहले पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी में पहुंची, फिर ओव्यूल में एंट्री की माइक्रोपाइलर एंड से, और फिर सिनर्जिड के थ्रू जो है वो एंट्री करी फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो दो मेल गैमेट जो है वो सिनर्जिड में डाल दिए गए। अब एक मेल गैमेट जो है वो तो फर्टिलाइज करेगा किसके साथ में, एग सेल के साथ में, और एक फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, जब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स into the cytoplasm of the synergid।
जैसे ही दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड में पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वो अपने दो मेल गैमेट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डाल देती है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेज विद इट्स न्यूक्लियस thus completing the syngamy। तो दोनों मेल गैमेट्स में से एक जो है वो मूव करता है एग सेल की तरफ और फिर एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है और इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिनगेमी। जैसे ही सिनगेमी होगी दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। भाई मेल गैमेट आया हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट एग सेल है हैप्लॉइड, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो नई सेल जो बनेगी डिप्लॉइड हो जाएगी और इस सेल को बोल देते हैं जाइगोट। द अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल के जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उनकी तरफ मूव करता है और प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लोइड। पहले दो न्यूक्लियस हैं, दोनों की कंडीशन n+n है, फिर नया न्यूक्लियस आया, नया मेल गैमेट आया तो कंडीशन ट्रिप्लोइड हो गई। तो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस होता है। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड ट्रिपल फ्यूजन। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization। दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिंगेमी हो रहा है एग सेल और एक मेल गैमेट में, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई दो है n+n और एक है मेल गैमेट। इनके बीच में जो फ्यूजन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों ही जो हैं वो होते हैं एम्ब्रियोसेक में, दो फ्यूजन हो रहे हैं, इन दोनों फिनोमिना को मिलाकर के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स का यूनिक इवेंट होता है, किसी और प्लांट में और टाइप के जो प्लांट है ना उनमें नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल सेल जो है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है और लेटर ऑन ये बनाती है एंडोस्पर्म और जाइगोट जो है वो लेटर ऑन बनाएगा एम्ब्रियो। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है, ये देखिए ये जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये सिनर्जिड है, ये तीनों जो हैं वो एंटीपोडल सेल हैं जो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही डीजनरेट हो जाएंगे। ये दो सिनर्जिड जो हैं वो भी डीजनरेट हो जाएंगे, एक मेल गैमेट और एक एग सेल ने मिलकर के बना लिया जाइगोट और ये बचा हुआ जो है ये बना लेगा आगे चल करके एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर आप देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने के बाद में दो सेल बनी। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो पार्ट है ये तो बनाएगा होस्टियल सेल और सस्पेंसर और ये बन रहा है एम्ब्रियो। पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन रहा है और फिर ये जो है वो मैच्योर एम्ब्रियो बना जिसमें ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है जो आगे चल करके शूट का फॉर्मेशन करेगा, ये रेडिकल वाला पार्ट है जो आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करेगा और ये दो कोटिलीडन हो गई। मतलब ये डाइकोट में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे समझा रखा है। और ये सस्पेंसर वाला पार्ट क्या करता है, देखो ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, इसमें पहला डिवीजन हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो एम्ब्रियो बनाएगा और ये पीछे वाला पार्ट जो है वो एम्ब्रियो को पुश करेगा क्योंकि ये एंडोस्पर्म बनना गया तो एंडोस्पर्म में पुश करेगा कि एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन लेता रहे और अपने आप को ग्रो करता रहे। इस तरीके से सस्पेंसर जो है वो हेल्प करता है। कहीं पर भी नहीं दे रखा है सस्पेंसर के बारे में, लेकिन सस्पेंसर का काम ये होता है कि एम्ब्रियो को पुश करे एंडोस्पर्म की तरफ ताकि वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता रहे। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।